नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम एक बहुत ही एक्साइटिंग और इम्पोर्टेंट पेपर को शुरू करने जा रहे हैं जो कि आपका BEGC 109 और इस पेपर का नाम है ब्रिटिश रोमांटिक लिटरेचर और ये इग्नू के सेकेंड ईयर में आपको पढ़ाया जाता है। अगर आपको लिटरेचर से बिल्कुल डर लगता है या आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मैं आपको इस पूरे पेपर के सफर पर ले जाऊंगा एकदम बेसिक से एडवांस तक। हम इस वीडियो में सब कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेकर पोएट्री के डीप मीनिंग्स तक हर एक चीज को टच करेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आप 100% कॉन्फिडेंट फील करेंगे अपने एग्जाम में जाने से पहले। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों कि ये रोमांटिक एज आखिर होती क्या है। जब हम रोमांटिक वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में लव स्टोरीज आती हैं, राइट? लेकिन लिटरेचर में इसका मतलब कुछ और है। अब आप इस पॉइंट पर खास ध्यान दीजिए। यहाँ रोमांटिक का मतलब है नेचर, इमेजिनेशन और इंडिविजुअल इमोशंस पर फोकस करना rather देन लॉजिक और स्ट्रिक्ट रूल्स। हिस्टोरियंस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मानते हैं कि ये पीरियड 1798 से शुरू होकर 1832 तक चला था। 1798 में विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरेज ने एक बहुत ही फेमस किताब पब्लिश की थी जिसका नाम था द लिरिकल बैलेड्स। और 1832 में सर वॉल्टर स्कॉट की डेथ हुई थी और ब्रिटेन की पार्लियामेंट में रिफॉर्म बिल पास हुआ था। इस टाइम पर दुनिया में बहुत बड़े चेंजेस आ रहे थे। इसमें से दो की चेंजेस हमको याद रखने हैं। एक है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसने लोगों को लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी सिखाया। पहले लोग मोनार्की और फेडरल सिस्टम को मानते थे, पर अब कॉमन मैन के बारे में लिखा जाने लगा लिटरेचर के अंदर। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। लोग गांव से शहर आ रहे थे, फैक्ट्रीज बन रही थी और अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी बढ़ रही थी। इसने सोसाइटी को अमीर और गरीब के बीच में डिवाइड कर दिया। रोमांटिक एजेस से पहले के एज को एज ऑफ रीजन या फिर नियो क्लासिकल एज कहते हैं, जहां रूल्स, लॉजिक और एलीट क्लास यानी अमीर लोगों की लैंग्वेज यूज होती थी। लेकिन रोमांटिक पोएट्स ने इसके अगेंस्ट रिवॉल्ट किया। उन्होंने ऑर्डिनरी लोगों जैसे कि एक लीच गैदरर होता है या फिर एक इडियट बॉय के बारे में सिंपल एवरीडे स्पीच में लिखना शुरू किया। विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि पोएट्री स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, यानी आपके अंदर जो फीलिंग्स आती हैं वो जैसे ही पेपर पे उतर जाए उसी को उन्होंने पोएट्री बताया था। और ये पर्टिकुलर लाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको अपने आंसर्स में इंक्लूड करेंगे तो आप एकदम स्कॉलर साउंड करेंगे। अब ये एग्जामिनर के कुछ फेवरेट टॉपिक्स में से एक है। आपसे एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है कि नियो क्लासिकल और रोमांटिक पोएट्री के बीच में क्या डिफरेंस होता है। इसमें आपको बताना होगा कि क्लासिसिज्म फोकस करता है इंटेलेक्चुअल और स्टैटिक चीजों पर, जबकि रोमांटिसिज्म फोकस करता है इमोशनल, डायनेमिक और इंडिविजुअल इमेजिनेशन पर। रोमांटिसिज्म अचानक से नहीं आया था। इसके कुछ फोर रनर्स या फिर प्रीकर्सर्स थे जिन्होंने पहले से ही नेचर और इमोशंस पर लिखना शुरू कर दिया था। जेम्स थॉमसन, मार्क एकेनसाइड, विलियम कॉलिंस और थॉमस ग्रे जैसे पोएट्स ने नेचर और गांव की जिंदगी पर फोकस किया। स्कॉटलैंड के पोएट रॉबर्ट बर्न्स ने स्कॉटिश फोकलोर और पीजेंट पोएट्री का यूज करके कॉमन मैन की बात की। इसके बाद आती हैं रोमांटिक पोएट्स की दो मेन जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन, जिनको हम द लेक पोएट्स भी कहते हैं। लेक पोएट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इंग्लैंड के लेक डिस्ट्रिक्ट के पास रहते थे। इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरिज और रॉबर्ट साउदी आते हैं। और सेकंड जनरेशन पोएट्स में आते हैं रेबेलियस यंग पोएट्स जैसे कि लॉर्ड बायरन, पीबी शेली और जॉन कीट्स। अब हम शिफ्ट करते हैं हमारे पहले मेजर टेक्स्ट पर जो कि है जॉर्ज कार्प का द विलेज बुक वन। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि जॉर्ज कार्प की पोएट्री ओलिवर गोल्डस्मिथ से कैसे अलग थी। दोस्तों 18th सेंचुरी में टोपोग्राफिकल पोएट्री और पेस्टोरल पोएट्री बहुत ही फेमस थी, जिसमें गांव की लाइफ को बहुत ही सुंदर और पीसफुल दिखाया जाता था। ओलिवर गोल्डस्मिथ ने एक पोयम लिखी थी द डेजर्टेड विलेज, जिसमें उन्होंने गांव की एक आइडियलिक और रोमांटिक इमेज पेश की थी। लेकिन जॉर्ज कार्प इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करते थे। उनका जन्म एक गरीब सी कोस्ट विलेज एडल बोरो में हुआ था जो सफॉक में है। उन्होंने वहां की गरीबी, भुखमरी और हार्ड लेबर को करीब से देखा। इसलिए उन्होंने 1783 में द विलेज लिखी जो कि एक एंटी पेस्टोरल पोयम है। इस पोयम में उन्होंने गांव के लोगों की हार्श रियलिटी, उनकी बीमारी और उनके रूड मैनर्स को रियलिस्टिकली डिपिक्ट किया। उन्होंने बाकी पोएट्स पर डायरेक्ट अटैक करते हुए लिखा कि मैं गांव को वैसा ही पेंट करूंगा कि जैसा वो होता है, ना कि जैसा बार्ड्स यानी कि और पोएट्स अपने इमेजिनेशन में उसे बनाते हैं। एक उनकी फेमस लाइन भी याद कर लो, अपने आंसर्स में मेंशन कर देना, आई पेंट द गॉड एज ट्रुथ विल पेंटेड एंड एज बार्ड्स विल नॉट। अब बेसिकली इस पोयम में है क्या? अगर आप देखो बचपन से शहर में रहते हो, अगर मैं आपको बोलूं विलेज लाइफ तो आपके दिमाग में क्या आएगा? हरे भरे खेत आएंगे,
एक किसानों का जो हल चला रहा होगा, गाय भैंस आएगी, है ना? मतलब एक पेस्टोरल ब्यूटी वाली इमेज आएगी। बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। किसान की बहुत ज्यादा मेहनत होती है, उसके स्ट्रगल्स अलग होते हैं जिनको कि हम देख ही नहीं पाते। मतलब दूर से देखने में वो चीज अच्छी लगती है, पर जब हम पास उस चीज का पार्ट बनते हैं तो वो बिल्कुल अलग होती है। तो जॉर्ज कार्व इस पोयम के अंदर यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब चलिए बात करते हैं एक बहुत ही मिस्टीरियस और रिवोल्यूशनरी पोएट की, विलियम ब्लेक की। ये सिर्फ पोएट नहीं थे, ये एक एनग्रेवर और पेंटर भी थे और लंदन में रहते थे। इनकी पोएट्री और पेंटिंग्स दोनों में इनका पर्सनल माइथोलॉजी और विजन साफ तौर पर दिखता था। इसमें हमको ये याद रखना है कि विलियम ब्लेक को उनके दो कलेक्शंस के लिए मेनली जाना जाता है। एक है सॉन्ग ऑफ इनोसेंस जो कि 1789 में पब्लिश हुआ था, और दूसरा है सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस जो कि 1794 में पब्लिश हुआ था। ये दोनों कलेक्शंस ह्यूमन सोल की दो अपोजिट स्टेट्स यानी ड्युअलिटी को दिखाते हैं। हमारे सिलेबस में इनकी तीन फेमस पोयम्स हैं। सबसे पहली है द लैम्प जो कि आती है सॉन्ग ऑफ इनोसेंस कलेक्शन से, जो कि 1789 में पब्लिश हुआ था। डेट्स को अच्छे से याद कर लीजिए। ये पोयम इनोसेंट, प्योर और चाइल्ड लाइक पर्सपेक्टिव से लिखी गई है। इसमें एक बच्चा एक लैम्प यानी भेड़ के बच्चे से पूछता है कि तुम्हें किसने बनाया। ये लैम्प जीसस क्राइस्ट के इनोसेंस और जेंटलनेस का सिंबल है। बेसिकली क्रिश्चियन माइथोलॉजी में जीसस क्राइस्ट को लैम्प से कंपेयर किया जाता है। अगर आप किसी क्रिश्चियन स्कूल से हैं या थोड़ा बहुत आपने क्रिश्चियनिटी के बारे में पढ़ा है तो आपको ये चीज पता होगी। इस पोयम में क्रिएशन का प्रोसेस एकदम नेचुरल और हार्मोनियस दिखाया गया है, और ऐसा ही हमको फील भी होता है जब हम इस पोयम को पढ़ते हैं। दूसरी पोयम है इनकी द टाइगर, जो कि सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस से आती है। सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस कब पब्लिश हुआ था? 1794 में पब्लिश हुआ था। ये द लैम्ब की कंपेनियन पोयम है, मतलब उसी के साथ साथ चलती है, और एक टाइप से उसका ये सीक्वल माना जा सकता है। जहां लैम्ब इनोसेंट था, वहीं टाइगर फियर्स, एग्रेसिव और डरावना है। उसके अंदर एक फियरफुल सिमेट्री है। पोएट यहाँ एक रिटोरिक सवाल पूछता है, डिड ही हु मेड द लैम्ब मेक दी? इसका मतलब है क्या जिस भगवान ने उस मासूम लैम्ब को बनाया था, उसी ने इस टाइगर को भी बनाया जो कि इतना डरावना दिखता है? क्रिटिक्स मानते हैं कि टाइगर का फोर्सफुल इमेज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और ह्यूमन रिवॉल्यूशन दोनों को सिंबलाइज करता है। तीसरी इनकी पोयम है हमारे सिलेबस में द चिमनी स्वीपर। इस पोयम के भी दो पार्ट्स हैं। इसमें विलियम ब्लेक ने लंदन में होने वाले चाइल्ड लेबर पर डीप पॉलिटिकल और सोशल प्रोटेस्ट किया है। उस टाइम पर छोटे बच्चों को चिमनी साफ करने के लिए बेच दिया जाता था, सेल कर दिया जाता था, जहां उन्हें डेडली बीमारियां होती थी। अब इसका थोड़ा सा कंटेक्स्ट समझिए। अभी आपने सुना होगा जब रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही थी, तो उस टाइम पर आपने एक न्यूज सुनी होगी कि रशिया गैस अब यूरोप को नहीं बेच रहा है या फिर बेच रहा है डायरेक्टली। कुछ कंट्रोवर्शियल चीजें वहां पर चल रही थी। बेसिकली यूरोप में क्या होता है, वो एक ठंडा कॉन्टिनेंट है जहां पर घर को गर्म रखना होता है। तो अभी तो वो गैस यूज करते हैं, पर उससे पहले उनके पास चिमनीज होते थे। तो उन चिमनीज के अंदर काला राख जमा हो जाता था जिसको साफ करना होता था। बट चिमनी का साइज बहुत ही छोटा होता है, तो उसके अंदर कोई बड़ा आदमी नहीं जा सकता था, और कोई वैसी मशीन भी नहीं थी जो उसे साफ कर सके। इसलिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंग्लैंड के अंदर फेमस था कि वहां पर छोटे बच्चों को, जो गरीब लोग होते थे उनके छोटे बच्चों को सेल कर दिया जाता था किसी एक ठेकेदार को, और वो उनसे चिमनी साफ करवाता था। तो आप सोच ही सकते हैं कि ऐसी छोटी सी चीज में कितनी ज्यादा बीमारियां हो सकती हैं। अब इसके जो इनोसेंस वर्जन है, उसमें एक छोटा बच्चा होता है जिसका नाम होता है टॉम डैक्री। ये एक ड्रीम देखता है कि एक एंजल आकर उनको ब्लैक कॉफिन्स यानी इन चिमनी से आजाद कर देता है। ये रिलीजन द्वारा दिए गए फॉल्स होप को दिखाता है कि कैसे रिलीजन एक फॉल्स होप देता है कि आपको भगवान में विश्वास करना चाहिए और चमत्कार होगा। ये इनोसेंस वर्जन इस चीज को दिखा रहा है। और एक्सपीरियंस वर्जन में बच्चा बहुत ही क्लियरली समझ जाता है कि उसके पेरेंट्स चर्च गए हैं भगवान और प्रीस्ट को प्रेज करने के लिए, जबकि उन्होंने इस मासूम बच्चे को इस दुख भरी लाइफ में धकेल दिया है, उसको बेच दिया है। ब्लेक यहाँ ऑर्गेनाइज रिलीजन की हिपोक्रेसी को एक्सपोज कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस ब्लॉक में हमने देखा कि कैसे ब्रिटिश रोमांटिक लिटरेचर ने कॉमन मैन, नेचर, इंडिविजुअल इमोशन और हार्श सोशल रियलिटीज को सेंटर स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया। विलियम वर्ड्सवर्थ के नेचर के लव से लेकर जॉर्ज कार्क के हार्श रियलिज्म और विलियम ब्लेक के डीप सिंबलिज्म तक हमने सबका एक डिटेल्ड ओवरव्यू लिया। चलिए अब फटाफट से शिफ्ट करते हैं हमारे ब्लॉक 2 के ऊपर। इस ब्लॉक में हम फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक पोएट्स, जिन्हें हम लेक पोएट्स भी कहते हैं, उनको बहुत डिटेल में कवर करेंगे। जिसमें शामिल है आपके विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरिज और रॉबर्ट साउदी। तो चलिए बिना किसी देर के इस लिटरेरी जर्नी को शुरू करते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ को नेचर का सबसे बड़ा वर्शिपर माना जाता है, मतलब पुजारी माना जाता है। उनकी पोएट्री में नेचर सिर्फ पेड़ पौधे नहीं, बल्कि एक टीचर, एक गाइड और एक मॉरल गार्जियन भी है।
हमारे सिलेबस में इनकी 3 मास्टरपीस पोयम है। सबसे पहली पोयम है लाइन कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटर्न एबे। ये पोयम एक स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है और मेडिटेटिव पोएट्री का ये एक एक्सीलेंट एग्जांपल है। इस पोयम में वर्ड्सवर्थ 5 साल बाद वे रिवर के बैंक्स पर वापस आते हैं और अपनी पास्ट और प्रेजेंट की मेमोरीज को कंपेयर करते हैं। अब ये कुछ एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स में से एक है। एग्जाम में आपसे वर्ड्सवर्थ के नेचर को अप्रोच करने के 3 स्टेजेस जरूर पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला है द बॉयहुड, यानी बचपन का स्टेज। इस स्टेज में नेचर के साथ उनका रिलेशन फिजिकल था। वो एक लैम्ब यानी भेड़ की तरह खुशी से पहाड़ों पर दौड़ते थे। ग्लैड एनिमल मूवमेंट्स, इस वर्ड को जरूर कोट करना। दूसरा है जवानी यानी कि यूथफुलनेस। यहाँ आकर नेचर उनके लिए एक पैशन और भूख यानी एपेटाइट बन गई। उन्हें झरने और पहाड़ देखकर एकिंग जॉयस और डिजी रैप्चर्स यानी इंटेंस एक्साइटमेंट फील होता है। और तीसरा है मैनहुड यानी कि अडल्टहुड यानी मेच्योरिटी। अब आप इस पॉइंट पर खास ध्यान दीजिए और इसको अपने नोट्स में इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। इस स्टेज में आकर उनका रोमांटिक एक्सुबरेंस शांत हो गया। अब उन्हें नेचर में स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी सुनाई देता है। वो समझ चुके हैं कि ह्यूमन सोल और नेचर में एक ही डिवाइन स्पिरिट का वास है। दूसरी पोयम इनकी हमारे सिलेबस में है द डैफोडिल्स। ये एक बहुत ही प्यारी छोटी सी पोयम है जो वर्ड्सवर्थ की पूरी पोएटिक थ्योरी, इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रिंक्वालिटी को फिजिकली डेमोन्स्ट्रेट करती है। पोएट लेक के किनारे अकेले घूम रहे थे, लोनली एज अ क्लाउड। तभी उन्हें हजारों गोल्डन डेफोडिल्स का एक जॉकेंड कंपनी जॉयफुल क्राउड देखा उन्होंने, जो हवा में डांस कर रहा था। मतलब वैसे वो हवा में हिल रहा था, पर पोएट की इमेजिनेशन को यहाँ पर देखिए कि वो उनको लग रहा है ऐसे कि जैसे वो डांस कर रहा है। उस वक्त तो उन्होंने उस ब्यूटी को बस देखा, पर बाद में जब भी वो अकेले या उदास यानी पेंसिव मूड में होते हैं, तो उनका इनवर्ड आई यानी कि इमेजिनेशन उन फूलों को याद करता है और उनका दिल खुशी से भर जाता है। वो उसी फीलिंग को दोबारा से कैप्चर कर पाते हैं। डेफोडिल्स के साथ उनका दिल एकदम डांस करने लग जाता है, डांस लाइक डेफोडिल्स। तीसरी पोयम है इनकी ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी। ये पोयम थोड़ी फिलोसफिकल है। इसमें पोएट दुख जताता है कि बचपन में जब वो नेचर को देखता था तो उसको हर एक चीज एक सेलेस्टियल लाइट यानी हेवनली ग्लो जैसी लगती थी, लेकिन अब बड़ा होने पर वो ग्लोरी गायब हो गई है। इसमें हमको ये याद रखना है कि वर्ड्सवर्थ कहते हैं आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग, यानी पैदा होने से पहले हमारी सोल हेवन में होती है और बचपन में हम गॉड के सबसे करीब होते हैं। हेवन लाइज अबाउट अस इन आवर इनफेंसी। इन 2 लाइंस को आप याद कर लीजिए। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, दुनिया की मोह माया प्रिजन हाउस हम पर हावी हो जाता है और वो डिवाइन कनेक्शन हमारे अंदर कहीं ना कहीं टूट जाता है। इसमें पोएट हमको ये बता रहे हैं। पर एंड में पोएट कहता है कि भले ही ग्लोरी इन द फ्लावर चली गई हो, हमें अपने फिलोसफिकल माइंड में स्ट्रेंथ ढूंढनी चाहिए। मतलब कि मेच्योरिटी में आकर हमको अपने फिलोसफिकल माइंड को खोजना चाहिए। भले ही हमारी वो चीज चली गई जो हमारे पास पहले प्रेजेंट थी, बट जो हमारे पास अभी प्रेजेंट है हमको उस पर फोकस करना चाहिए। अब हम शिफ्ट करते हैं एक ऐसे पोएट पर जो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स के मास्टर थे, जिनका नाम है सैमुअल टेलर कॉलरिज। इनका एम था ऐसी मैजिकल स्टोरीज लिखना जिसे पढ़कर रीडर एक पल के लिए मान ले कि ये सच्ची है, जिसे विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ कहते हैं। इनकी जो पहली पोयम हमारे सिलेबस में है वो द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। एक लिरिकल बैलेड है ये, जो क्राइम, पनिशमेंट और पेनेंस की एक डार्क सुपर नेचुरल कहानी है। अब इसमें क्राइम क्या है? स्टोरी शुरू होती है जब एक बहुत ही भयानक सा दिखने वाला बूढ़ा सेलर, एंशिएंट मैरिनर, अपनी चमकती हुई आंखों, ग्लिटरिंग आईज से एक वेडिंग गेस्ट को हिप्नोटाइज करके जबरदस्ती अपनी कहानी सुनाता है। वो बताता है कि उनका शिप साउथ पोल की फ्रीजिंग आइस में फंस गया था। तभी एक बड़ा सी बर्ड आता है, एल्बेट्रॉस, जिसे देखकर आइस टूट जाती है और हवा चलने लगती है। सब उस बर्ड को गुड ओमेन मानते हैं, पर अचानक मैरिनर बिना किसी वजह के अपने क्रॉस बोज निकालकर उस मासूम एल्बेट्रॉस को मार देता है। अब इसकी पनिशमेंट क्या मिलती है? यहाँ से क्वेश्चन कुछ ऐसे बन सकता है कि एल्बेट्रॉस को मारने का नतीजा क्या निकला? नेचर बदला लेती है। शिप पैसिफिक में आकर ऐसी जगह फंस जाता है जहां हवा का एक झोंका भी नहीं आता। आइडल एज अ पेंटेड शिप अपॉन अ पेंटेड ओशियन। मतलब कि वो ऐसा लगता है जैसे वहां पर एक सीनरी पेंट हो गई हो। चारों तरफ पानी ही पानी होता है, पर पीने के लिए एक बूंद भी नहीं होती। वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, ये एक फेमस लाइन है लिटरेचर की। मतलब जो पैसिफिक ओशन का वाटर है वो सॉल्टी है ना यार, उसे पी नहीं सकते। उनके साथी क्रू मेंबर्स गुस्से में आकर मरा हुआ एल्बेट्रॉस मरीनर के गले में लटका देते हैं एज अ सिंबल ऑफ गिल्ट। अब द सुपर नेचुरल हॉरर इसमें देखिए आप, एक स्केलेटन शिप आती है जिसमें डेथ और लाइफ इन डेथ
डाइस खेल रहे होते हैं, मतलब कि एक गेम खेल रहे होते हैं। एंशिएंट मरीनन के 200 साथी मर जाते हैं और उनकी आंखें घूर घूर कर एकदम स्टेयर कर कर मरीनर को कर्स करती रहती हैं। और द रिडेम्पशन क्या है? आखिरकार जब हमारा ये एंशिएंट सेलर जब मूनलाइट में पानी के अंदर अगली सी स्नेक्स को देखता है, तो उसके दिल में उनके लिए प्यार जग उठता है और वो उन्हें हैप्पी लिविंग थिंग्स कहकर ब्लेस करता है। जैसे ही उसके अंदर कंपैशन आता है, मरा हुआ एल्बेट्रॉस उसके गले से निकलकर समुंदर में गिर जाता है। इस पोयम का मॉरल एकदम क्लियर है। ही प्रेथ बेस्ट हु लवeth बेस्ट ऑल थिंग्स बोथ ग्रेट एंड स्मॉल। भगवान उसकी सुनता है जो उसके हर छोटे बड़े जीव से प्यार करता हो। हमारे आखिरी पोएट इस ब्लॉक में है रॉबर्ट साउथी, जो ब्रिटेन के पोएट लॉरेट भी थे। इनकी पोयम आफ्टर ब्लेनहीम एक बहुत ही पावरफुल एंटी वॉर पोयम है। एक गर्मी की शाम है इस पोयम के अंदर, समर इवनिंग है, और एक बूढ़ा किसान ओल्ड कैस्पर अपने कॉटेज के बाहर बैठा हुआ है और उसके पोते पोती पीटर किन और विलहेल्मीन वहां पर खेल रहे हैं। खेलते खेलते पीटर किन को एक बड़ा सा गोल लार्ज एंड राउंड ऑब्जेक्ट मिलता है। कैस्पर बताता है कि ये एक ह्यूमन स्कल है। बैटल ऑफ ब्लेनहिम में मारे गए किसी एक सोल्जर का ये स्कल है, जहां इंग्लिश और ऑस्ट्रियन फोर्सेस ने फ्रेंच आर्मी को हराया था। इसमें हमको ये याद रखना है कि ओल्ड कैस्पर बार बार कहता है कि ये एक ग्रेट विक्ट्री या फिर एक फेमस विक्ट्री थी, लेकिन जब बच्चे पूछते हैं कि इसमें लड़ाई किस बात की थी या फिर इससे किसका फायदा हुआ, तो कैस्पर के पास कोई जवाब नहीं होता। आई कुड नॉट वेल मेक इट आउट, वो ऐसा कहते हैं। मासूम विलहेल्मीन एकदम नेचुरली कहती है कि वॉर तो एक विकेट थिंग है, यानी बहुत बुरी चीज है, क्योंकि इसमें इनोसेंट लोग, प्रेग्नेंट औरतें और छोटे बच्चे मारे जाते हैं। लेकिन कैस्पर कहता है कि ऐसी बड़ी और फेमस विक्ट्रीज में ऐसी चीजें यानी डेथ तो होती ही है। ये पोयम दिखाती है कि कॉमन इंसान को वॉर का रियल कॉज तो कभी पता नहीं होता। वो बस अंधे होकर झूठे नेशनल प्राइड को सेलिब्रेट करते हैं, जबकि असलियत में वॉर सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन लेकर आती है। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ब्लॉक 2 भी कंप्लीट होता है। एक तरफ वर्ड्सवर्थ हमें नेचर के पास ले गए, दूसरी तरफ कॉलरेज ने हमें सुपर नेचुरल गिल्ट और रिडेम्पशन सिखाया, और साउदी ने वॉर की यूजलेसनेस को एक्सपोज किया। चले दोस्तों, फिर फटाफट से हमारे ब्लॉक 3 की तरफ चलते हैं। इस ब्लॉक में हम शिफ्ट करेंगे सेकंड जनरेशन रोमांटिक पोएट्स के ऊपर और एक बहुत ही फेमस एसेइस्ट की तरफ, जिसमें शामिल है चार्ल्स लैम्ब, लॉर्ड बायरन और पीबी शेली और जॉन कीट्स। इन सभी राइटर्स ने इंग्लिश लिटरेचर में ऐसी छाप छोड़ी जो आज तक हमको फील होती है। तो अपनी नोटबुक तैयार रखिए और चलिए इस लिटरेरी मैजिक को डिकोड करते हैं। हमारी लिस्ट में सबसे पहले आते हैं ऐसे राइटर जो अपनी पोएट्री के लिए नहीं, बल्कि अपने कमाल के एसेस के लिए जाने जाते हैं। चार्ल्स लैम्ब। लैम्ब ने अपने एसे एक पेन नेम या फिर सूडो नेम के अंडर लिखे थे, जो नाम था इलिया। हमारे सिलेबस में इनका बहुत ही मजेदार एसे है, अ डिसर्टेशन अपॉन रोस्ट पिग। ये एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स में से एक हो सकता है। आपसे एसे की ओरिजिन स्टोरी या लैम्ब के ह्यूमर के बारे में जरूर से पूछा जा सकता है। अब इसकी स्टोरी समझते हैं थोड़ी सी। इस एसे में लैम्ब एक चाइनीज मैन्युस्क्रिप्ट का रेफरेंस देते हैं, जिसमें बताया गया है कि दुनिया में रोस्ट पिग यानी भुना हुआ सुअर खाने की शुरुआत कैसे हुई थी। कहानी में चाइना में एक स्वेन हर्ड सुअर चराने वाला होता है, जिसका नाम होती है, और उसके बेटे का नाम बोबो होता है। एक दिन बोबो आग से खेल रहा होता है और एक्सीडेंटली उनका कॉटेज जल जाता है, जिसमें उनके 9 पिग्स यानी सुअर के बच्चे मरकर जल जाते हैं। जब बोबो जले हुए पिग्स को छूता है, तो उसकी उंगली जल जाती है, और जब वो उंगली को अपने मुंह में डालता है उसको ठंडा करने के लिए, तो उसे रोस्ट पिग का स्वाद इतना डिलीशियस लगता है कि वो पागल हो जाता है और उस पिग को खाने लगता है। जब लोगों को इस टेस्ट का पता चलता है, तो चाइना में लोग रोस्ट पिग खाने के लिए अपने घर जलाने शुरू कर देते हैं, जब तक कि एक सेज, एक ऋषि ये चीज नहीं डिस्कवर करता कि इसको स्टिक्स के ऊपर लगाकर भी हम भून सकते हैं। इसमें हमको ये याद रखना है कि लैम्ब ने यहाँ पर ग्लूटोनी, भुक्कड़पन और एपिक्यूरियन डिलाइट को एक बहुत ही ह्यूमरस, हाइपरबोले और सैटिरिकल टोन में प्रेजेंट किया है। उन्होंने इस एसे में लैटिन और आर्केक वर्ड्स का यूज किया है, जो उसके ह्यूमर को और भी ज्यादा एलिवेट करते हैं। अब आते हैं रोमांटिसिज्म के सबसे बोल्ड, ड्रामेटिक और कंट्रोवर्शियल पोएट पर, लॉर्ड बायरन। इन्होंने लिटरेचर में एक नया कैरेक्टर डेवलप किया, जिसे हम बायरॉनिक हीरो कहते हैं, जो कि एक डेयरिंग, मूडी, साइनिकल और रेबेलियस फिगर होता है, जैसे एनिमल में था ना, वैसे ही। हमारे पास इनकी दो पोएम्स है। एक है रोल ऑन द डीप एंड डार्क ब्लू ओशन। ये बेसिकली एक एक्सट्रैक्ट है उनके एक फेमस लंबे ट्रेवलॉग इन वर्स का। चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज कैंटो नंबर 4 से इसको लिया गया है। अब आप इस पॉइंट पर खास ध्यान दीजिए। इस पोयम में बायरन ने स्पेंसेरियन स्टेंजा का यूज किया है और ओशियन को गॉड का ग्लोरियस मिरर बताया है।
पोएट नेचर की इन्फिनिट पावर को इंसान की छोटी और डिस्ट्रक्टिव नेचर से कंपेयर करता है। वो कहते हैं इंसान धरती को तबाह कर सकता है और उसकी ताकत समुद्र के किनारे आकर खत्म हो जाती है। मैन मार्क्स द अर्थ विद रेन, हिज कंट्रोल स्टॉप्स विद द शोर। अगली पोयम इनके हमारे सिलेबस में जॉर्ज द थर्ड। ये पोयम इनके वर्स सटायर द विजन ऑफ जजमेंट का हिस्सा है। ये दरअसल एक पैरोडी है। एक्चुअल में उस वक्त के पोएट थे एक रॉबर्ट साउदी, जिनको हम फर्स्ट जनरेशन पोएट में इंक्लूड करते हैं और लेक पोएट्स में भी इंक्लूड करते हैं। उन्होंने किंग जॉर्ज दी थर्ड की डेथ पर उनकी तारीफ में एक पोयम लिखी थी। उसके काउंटर में बायरन ने ये तीखा सटायर लिखा। इसमें बायरन बताते हैं कि भले ही किंग अपनी पर्सनल लाइफ में एक अच्छे पति या फिर किसान थे, पर एज अ रूलर वो एक टायरेंट थे जिन्होंने फ्रीडम और लिबर्टी के खिलाफ काम किया। उन्होंने किंग के दिखावे भरे फ्यूनरल का बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाया इस पोयम के अंदर। हमारे तीसरे पोएट है पीबी शेली। अगर बायरन दुख और रेबेलियन के पोएट थे, तो शेली एक रेडिकल आइडियलिस्ट और विजनरी पोएट थे जिनको ह्यूमन रीजनरेशन और होप में काफी ज्यादा भरोसा था। इनकी पहली पोयम हमारे सिलेबस में ओड टू वेस्ट विंड। ये एक मास्टरपीस है। इसमें शेली ऑटनल वेस्ट विंड यानी पछुआ हवा हम जिसको कहते हैं उसको एड्रेस करते हैं और उसे डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर यानी विनाशक और पालनहार बुलाते हैं। जहां से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि विंड डिस्ट्रॉयर और प्रिजर्वर दोनों एक साथ कैसे हो सकती है। हवा डेड लीव्स यानी सूखे पत्तों को उड़ाकर ले जाती है, तो वो उसका डिस्ट्रॉयर वाला फॉर्म है। पर वही हवा बीजों यानी सीड्स को जमीन में दबा भी देती है ताकि स्प्रिंग आने पर वो फूल बन सके। ये उसका प्रिजर्वर वाला फॉर्म है। पोएट विंड से अपील करता है कि मेक मी दाई आयर, कि मुझे अपना इंस्ट्रूमेंट बना लो और मेरे डेड थॉट्स को पूरी दुनिया में बिखेर दो, जैसे कि वो सीड्स को बिखेरती है। मतलब आप समझ रहे हैं, एक फूल के ऊपर ऐसे छोटे 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 सीड्स होते हैं, उसको हवा आती है उड़ा कर ले जाती है और सब जगह फैला देती है, जिससे वहां सब जगह फूल खिल जाते हैं। तो वैसे ही पोएट्स कहता है कि मेरे वर्ड्स को भी बिखेर दो, जिससे मेरे आइडियाज का नया जन्म हो सके। पोयम एक ऐसी प्रोफेसी, एक भविष्यवाणी के साथ एंड होती है जो आपने जरूर से सुनी होगी। इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। अगर आज दुख है तो कल उम्मीद का सवेरा जरूर होगा। ऐसी एक ऑप्टिमिस्टिक एंडिंग इसमें हमको देखने को मिलती है। दूसरी पोयम इनकी हमारे सिलेबस में टू अ स्काईलार्क। इस पोयम में शेली एक स्काईलार्क यानी कि एक चिड़िया को ब्लीथे स्पिरिट यानी जॉयफुल आत्मा बुलाते हैं, जो आसमान में बहुत ऊपर उड़ती है और जिसे देखा नहीं जा सकता। बस उसके प्योर जॉय भरी आवाज को हम लोग सुन सकते हैं। शेली ह्यूमन कंडीशन को बर्ड की परफेक्ट खुशी से कंपेयर करते हैं, कंट्रास्ट करते हैं। इंसान हमेशा पास्ट का पछतावा या फ्यूचर का डर रखता है। वे लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट, और वो उस चीज पर गिल्ट करता है जो उसके पास है ही नहीं। पर बर्ड ऐसा नहीं करती। उसके जॉयफुल गाने में ये चीज हमको साफ देखने को मिलती है। और दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, पोएट कहते हैं हमारे सबसे मीठे गाने वही हैं जिसमें हमारे सबसे गहरे दुख लिखे जाते हैं। आर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज दैट टेल द सैडेस्ट थॉट। तो ये लाइन हमको याद रखनी है, इससे हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आखिर में हम बात करेंगे जॉन कीट्स की। ये एक ऐसे पोएट थे जिन्होंने अपनी छोटी सी 25 साल की जिंदगी में ऐसी पोएट्री लिखी जो इंग्लिश लिटरेचर में इमॉर्टल हो गई। कीट्स सेंसस इमेजरी और वर्ल्ड पेंटिंग के लिए फेमस है। सबसे पहली पोयम इनकी हमारे सिलेबस में ओड टू अ नाइटिंगेल। पोएट एक नाइटिंगेल का मैजिकल गाना सुनता है और ह्यूमन सफरिंग, डेथ और पेन, द वेरीनेस, द फीवर एंड द फ्रेट से भरी इस दुनिया को छोड़कर बर्ड की दुनिया में भाग जाना चाहता है। वो शराब यानी विंटेज वाइन नहीं, बल्कि व्यूलेस विंग्स ऑफ पोएजी, पोएट्री की पावर का सहारा लेकर उड़ना चाहता है। वो रियलाइज करता है कि इंसान तो मर जाता है, पर बर्ड का गाना इमॉर्टल है। वही गाना एंशिएंट टाइम में एम्परर भी सुना करते थे और आज पोएट भी उसी गाने को सुन रहा है। पोयम के एंड में जब गाना रुक जाता है तो पोएट को डाउट होता है, वॉज इट अ विजन और अ वेकिंग ड्रीम? क्या ये सच में था या फिर ये कोई सपना था? तो इसकी एंडिंग से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगली पोयम इनके हमारे सिलेबस में ओड टू अ ग्रीसियन अर्न। इस पोयम में कीट्स एक एंशिएंट ग्रीसियन कलश यानी कि अर्न को एड्रेस करते हैं, जिस पर कुछ पेंटिंग्स बनी हुई है। कुछ म्यूजिशियंस और लवर्स की पेंटिंग है वो। क्योंकि वो पेंटिंग्स फ्रीज हैं, इसलिए वो गायक हमेशा गाना गाते रहते हैं और वो पेड़ कभी अपने पत्ते नहीं गिराएंगे। कीट्स यहाँ रियल लाइफ की ट्रांजिएंट नेचर को आर्ट की परमानेंस से कंपेयर कर रहे हैं। इसी में इनकी सबसे प्रोफाउंड लाइन आती है, ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, दैट इज ऑल ये नो ऑन अर्थ एंड ऑल ये नीड टू नो। इस लाइन को भी आपको याद रखना है। साथ ही किड्स कंपेयर भी करते हैं इसमें लव लाइफ के ऊपर।
वहां पर दो लवर्स की पेंटिंग भी बनी हुई है और वो थोड़े से अपार्ट हैं, तो वो कभी मिल नहीं सकते, बट लेकिन उनका लव इमॉर्टल है। ये उस अर्न के ऊपर दिखाया गया, तो इस कंट्रास्ट से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगली पोयम इनके हमारे सिलेबस में ओड टू ऑटम। ये इनकी लास्ट मेजर ओड है। इसमें कीट्स ने ऑटम को एक सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस के रूप में पर्सोनिफाई किया है, जहां हर चीज अपने पीक राइपनेस यानी पकने के स्टेट पर होती है। इसमें मेलनकॉलिक सैडनेस नहीं, बल्कि लाइफ की प्रोसेस का एक काम एक्सेप्टेंस हमको देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ब्लॉक 3 यहाँ पर मुकम्मल होता है। हमने चार्ल्स लैम का मजाकिया अंदाज देखा, बायरन के तीखे सटायर देखे, शेली की उम्मीद भरी आवाज और कीट्स के मैजिकल सेंसेस एक्सपीरियंसेस को डिटेल में एनालाइज कर लिया। इन सब चीजों को, कोट्स और थीम्स को आप अपने नोट्स में लिख लीजिए, क्योंकि ये आपके आंसर्स में बहुत वजन यानी वेटेज ऐड करेंगे और आपको दिलाएंगे पूरे 100 नंबर। अब तक हमने पोएट्री और एस्से देखे, लेकिन ब्लॉक 4 में हम एकदम अलग ही और बहुत ही थ्रिलिंग चीज देखने वाले हैं। इसमें हम एक ऐसी स्टोरी पढ़ेंगे जिसने हॉरर और साइंस फिक्शन की दुनिया में एक क्रांति, एक रिवॉल्यूशन ला दी। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम एंटर करने वाले एक डार्क और मिस्टीरियस दुनिया में। सबसे पहले मिलते हैं इस मिस्टीरियस मास्टरपीस के क्रिएटर से, मैरी शेली। इनकी जिंदगी किसी ट्रैजिक नॉवल से कम नहीं है। मैरी के पिता विलियम गॉडविन एक रेडिकल पॉलिटिकल थिंकर थे और उनकी मां मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट एक बहुत बड़ी फेमिनिस्ट राइटर थी। अफसोस की बात यह है कि मैरी के जन्म के सिर्फ 10 दिन बाद ही उनकी मां की डेथ हो गई। 16 साल की उम्र में उन्हें रोमांटिक पोएट पर्सी बाइशे शेली से लव हो गया और दोनों ने घर से भागकर इलोप करके शादी कर ली। लेकिन मैरी की लाइफ में दुख भरा हुआ था। उन्होंने अपने कई छोटे बच्चों को खोया, उनकी हाफ सिस्टर फैनी ने सुसाइड कर ली और बाद में उनके हस्बैंड पीबी शेली भी एक बोट क्रैश में डूबने से मर गए। अब ये स्टोरी कैसे लिखी गई, इसके पीछे भी एक बहुत बढ़िया स्टोरी है। एक बार मैरी, पर्सी और लॉर्ड बायरन जेनेवा में छुट्टियां मना रहे थे। बारिश का मौसम था, तो लॉर्ड बायरन ने सबको एक घोस्ट स्टोरी, एक भूत की कहानी लिखने का चैलेंज दिया। मैरी को उस रात एक भयानक सपना, एक नाइटमेयर आया, जिसमें एक साइंटिस्ट अपने बनाए हुए मुर्दे को जिंदा कर देता है। वहीं से जन्म हुआ इस लेजेंडरी नॉवल का, जिसका नाम है फ्रैंकेस्टीन। अब इसके टाइटल को भी ध्यान से देखिए। इसका टाइटल है फ्रैंकेस्टीन द मॉडर्न प्रोमेथियस। ये एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स में से एक है। एग्जाम में आपसे इस नॉवल के सब टाइटल का मतलब जरूर से पूछा जा सकता है। इस नॉवल का पूरा नाम है फ्रैंकेस्टीन और द मॉडर्न प्रोमेथियस। ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से प्रोमेथियस एक टाइटन था, जिसने भगवान से आग यानी फायर चुराकर इंसानों को दे दी थी। इसकी सजा के रूप में गॉड ज्यूस ने उसे एक पहाड़ से बांध दिया, जहां एक ईगल रोज उसका लिवर खाती थी। इस नॉवल में प्रोटैगनिस्ट विक्टर फ्रैंकेस्टीन भी यही करता है। वो नेचर के लॉज के खिलाफ जाकर लाइफ क्रिएट करने का सीक्रेट यानी आग चुरा लेता है और भगवान बनने की कोशिश करता है। इस ओवर रीचिंग, अपनी लिमिट क्रॉस करने की वजह से उसे भी प्रोमेथियस की तरह जिंदगी भर तड़पना पड़ता है। इस नॉवल की कहानी एक फ्रेम नैरेटिव, कहानी के अंदर कहानी के फॉर्म में लिखी गई है। तो पहली मेन कहानी क्या है, वो है कैप्टन वॉल्टन की जर्नी। कहानी शुरू होती है कैप्टन रॉबर्ट वॉल्टन से, जो आर्कटिक ओशन में एक डेंजरस साइंटिफिक डिस्कवरी पर निकला है। बर्फ के बीच उसके शिप के क्रू को लगभग एक मरा हुआ आदमी मिलता है। अब उस मरे हुए आदमी का नाम क्या है, विक्टर फ्रैंकेस्टीन, जो कि हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है। विक्टर वॉल्टन को अपनी कहानी सुनाता है, ताकि वॉल्टन उसकी तरह एम्बिशन के नशे में अंधा ना हो जाए। बेसिकली विक्टर वॉल्टन के अंदर अपना ही एक वर्जन देखता है और वो डिसाइड करता है कि यार मैं इसको अपनी पूरी कहानी सुनाऊंगा, ताकि इसको समझ आए कि इतने एम्बिशन से क्या होता है। इसमें हमको ये याद रखना है कि वॉल्टन का कैरेक्टर विक्टर का एक फॉइल है, एक मिरर इमेज है, जो एम्बिशन तो रखता है पर एंड में अपनी क्रू की जान बचाने के लिए वापस लौट आता है। अब इस स्टोरी को हम 4 पार्ट्स में अच्छे से ब्रेक डाउन करके समझते हैं। विक्टर बताता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ इंगोलस्टाड में उसने केमिस्ट्री और गैल्वेनिज्म यानी इलेक्ट्रिसिटी से मसल को स्टिमुलेट करने की पढ़ाई की। उसने अलग अलग मुर्दों, कॉर्प्सेस के बॉडी पार्ट्स इकट्ठे किए और एक 8 फुट लंबा क्रीचर बनाया। लेकिन जैसे ही उस मॉन्स्टर ने आंख खोली, विक्टर उसकी भयानक शक्ल देखकर डर गया और भाग गया। वैसे तो यार पूरी स्टोरी के अंदर इस प्रोसेस को भी बहुत लंबे चौड़े तरीके से दिखाया गया, जिसमें विक्टर को एक जीनियस बताया गया और कई सारे फेल्ड एक्सपेरिमेंट के बाद वो ये 8 फीट लंबा क्रीचर बना देता है। अब मॉन्स्टर की कहानी सुनिए। मतलब मॉन्स्टर को विक्टर छोड़ के भाग जाता है, तो मॉन्स्टर भी तो यार अपनी लाइफ जिएगा। जब उसने आंख खोल ही ली है तो वो दुनिया में घूमेगा। तो मॉन्स्टर जब बाद में विक्टर से मिलता है तो वो उसको अपनी कहानी सुनाता है। तो मॉन्स्टर ने विक्टर को बताया कि शुरू में वो एकदम मासूम था, एकदम एक इन्फेंट की तरह था। उसने छुप कर डी लेसी फैमिली से भाषा और इमोशंस को सीखा।
पर जब वो लोगों के सामने आया तो लोगों ने उसे मारा और निकाल दिया। मतलब उसके फेस को देखकर वो थोड़ा डरावना था। अकेलेपन और रिजेक्शन का शिकार होकर उसके अंदर बदले लेने की भावना जग गई। वो शैतान बन गया। इसमें एक चीज ये इंपॉर्टेंट है कि उसने पैराडाइज लॉस्ट पढ़ी थी। ठीक है, तो पैराडाइज लॉस्ट पढ़ने के बाद उसको सैटर्न से कंपैरिजन होता है। तो इसमें एक मेन कॉन्सेप्ट ये है कि क्या वो शैतान मतलब अपनी मर्जी से बना या फिर लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया, इस वजह से वो शैतान बना। तो मतलब इसमें मेन विलन विक्टर फ्रैंकेस्टीन है या फिर मॉन्स्टर है, ये चीज में आपको कंट्रास्ट पूछा जा सकता है। क्योंकि अगर आप सोचिए इस स्टोरी के दूसरे एस्पेक्ट को, अगर विक्टर फ्रैंकेस्टीन वहां से नहीं भागता और इस मॉन्स्टर को देखकर वो नहीं डरता और इसको सारी चीजें सिखाता, इसको दुनिया के सामने प्रेजेंट करता, तो क्या वो वैसा ही बनता? तो इस चीज में ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अब इसमें रिवेंज कैसे लेता है मॉन्स्टर इन सब का? मतलब विक्टर ने उसको छोड़ के भाग गया तो भाई बदला तो लेगा ना। मॉन्स्टर ने विक्टर से एक फीमेल कंपेनियन, उसके जैसी एक वुमेन बनाने की डिमांड की, पर विक्टर ने दुनिया की भलाई के लिए आखिरी वक्त पर, मतलब वो बनाने तो चल दिया था पर आखिरी वक्त पर उसने फीमेल बॉडी को नष्ट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। उसने सोचा कि यार ये फीमेल बॉडी और मॉन्स्टर अपना परिवार बनाएंगे और साथ ही ये लोग मतलब पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। गुस्से में आकर मॉन्स्टर ने विक्टर की सारी दुनिया तबाह कर दी। उसने विक्टर के छोटे भाई विलियम, उसके बेस्ट फ्रेंड हेनरी और यहाँ तक कि विक्टर की ब्राइड एलिजाबेथ को भी उनकी फर्स्ट नाइट पर मार दिया। अब इसका ट्रेजिक एंड क्या होता है? बदला लेने के लिए अब विक्टर मॉन्स्टर का पीछा करते आर्टिक बर्फ तक पहुंचता है और वहीं ठंड से वो खुद मर जाता है। एंड में मॉन्स्टर विक्टर की बॉडी के पास रोता है और खुद को बर्फ के राफ्ट पर जलाने के लिए निकल जाता है। तो ये था इसका ट्रेजिक एंड। यहाँ से क्वेश्चन अब कुछ ऐसे बन सकता है कि फ्रैंकेस्टीन को एक गॉथिक नॉवेल क्यों कहा जाता है? देखो दोस्तों, गॉथिक लिटरेचर में हमेशा डार्क सीनरी, मिस्ट्री, फियर और सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं। मैरी शेली ने इसमें ट्रेडिशनल भूत प्रेत नहीं डाले, बल्कि साइंस को हॉरर का रूप दिया है। इसमें सबलाइम नेचर का यूज हुआ है, जैसे एल्प्स के पहाड़ और आर्कटिक की सुनसान बर्फीली हवाएं, जो इंसान और उसकी छोटी औकात का उसको एहसास दिलाती हैं। विक्टर और मॉन्स्टर दोनों ही फिजिकली और साइकोलॉजिकली आइसोलेटेड थे, अकेले थे, जो गॉथिक लिटरेचर की एक खास पहचान है। तो इन 4-5 पॉइंट्स को आप लिखकर इसको गॉथिक नॉवेल प्रूफ कर सकते हैं। अब इसमें कुछ मेजर थीम्स देखते हैं। आप इस पॉइंट पर खास ध्यान दीजिए। इन थीम्स के बेसिस पर ही आपके एग्जाम में लॉन्ग आंसर्स फ्रेम होंगे। सबसे पहला थीम है ओवर रीचिंग एम्बिशन एंड ह्यूब्रिस का। विक्टर का घमंड और लिमिट क्रॉस करके गॉड बनने की कोशिश ही उसकी बर्बादी का कारण बनती है, जिसको कि हम ह्यूब्रिस कहते हैं। ह्यूब्रिस बेसिकली एक वो फेटल फ्लॉ होता है जो कि हमारे हीरो के अंदर होता है, जो उसकी बर्बादी का कारण बनता है। क्रिएशन वर्सेस प्रोक्रिएशन, इसका एक फेमिनिस्ट क्रिटिक एंगल भी है। विक्टर बिना किसी फीमेल के एक नई लाइफ क्रिएट करता है। वो नेचर के प्रोक्रिएशन यानी जन्म देने के प्रोसेस में दखल देता है। नॉवल में औरतों जैसे एलिजाबेथ और जस्टिन को सिर्फ एक पैसिव रोल दिया गया है, जो पितृसत्ता यानी पेट्रियार्की पर एक सवाल उठाता है। नेचर वर्सेस साइंस, साइंस इंसान को आगे बढ़ाती है, पर जब वो नेचर के लॉस तोड़ती है तो डिस्ट्रक्शन होना तय है। जब नेचर को हथियाने की कोशिश इंसान करता है तो नेचर उसे सजा देती है। इस नॉवल में ये दिखाया गया है, मतलब नेचर और साइंस के कंपैरिजन को दिखाया गया है और नेचर को सुपीरियर बताया गया है। मॉन्स्टर एंड मॉन्स्ट्रोसिटी, असली मॉन्स्टर कौन है? क्या वो 8 फुट लंबा अगली क्रीचर मॉन्स्टर है, या विक्टर फ्रैंकेस्टीन जिसने एक नई लाइफ बनाकर उसको बेसहारा और अकेला छोड़ दिया, वो मॉन्स्टर है? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मॉन्स्ट्रोसिटी फिजिकल नहीं मॉरल होती है। रिजेक्शन और सोसाइटी के बुरे व्यवहार ने उस मासूम क्रीचर को एक मर्डरर बना दिया। तो दोस्तों यहाँ पूरा होता है हमारा ब्लॉक 4 और इसी के साथ ही बीईजीसी 109 ब्रिटिश लिटरेचर का पूरा सिलेबस यहाँ पर हमारा खत्म हो जाता है। मैरी शेली का ये नॉवल हमें ये सिखाता है कि बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के साइंस कितनी ज्यादा डेंजरस हो सकती है और आइसोलेशन किसी भी इंसान को शैतान बना सकता है। वैसे आपको एक फन फैक्ट भी बताऊं, मैरी शेली ने ये नॉवल सिर्फ 18 साल की उम्र में लिखा था। तो सोचो उनकी सोच कितनी ज्यादा ग्रेट रही होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि 100% इंग्लिश के इस कंप्लीट वीडियो ने आपके सारे कॉन्सेप्ट बीईजीसी 109 ब्रिटिश रोमांटिक लिटरेचर को लेकर क्लियर कर दिए होंगे और अब आप अपने इग्नू टर्म एंड एग्जामिनेशन 2026 के लिए 100% रेडी फील कर रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए 100% इंग्लिश यूट्यूब चैनल को और ऐसे डिटेल्ड और इंसाइटफुल वीडियोस के लिए। अगर आपको हर एक टेक्स्ट को डिटेल में देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से वो भी देख सकते हैं। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।